सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा और मैं छोटू आपका मित्र। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका अध्याय 6 नैतिक शास्त्र का है, जिस सिविक्स का, और जिसका नाम है राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल को हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। और इससे पहले आप चाहे तो मेरे नोट्स का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसका नोट्स का भी वीडियो बनाया हूँ और क्वेश्चन आंसर का भी बनाया हूँ। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ परिचय से शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है और कक्षा 9 में आपने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों के तरफ मेल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा की है माने इस पाठ्य पुस्तक में। और इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की जरूरत क्यों, देखेंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग पाएंगे। लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है, इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों, देखेंगे क्यों जरूरत है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है, याद रखिए, आम नागरिकों के लिए। लेकिन अगर आप देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी ना मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई सब कुछ ना जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए दलों को दोषी माना जाता है, याद रखिए, सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, देखेंगे सवाल, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों और वह गिनती के राजनीतिक दल थे, वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों होंगे, अब देखेंगे क्यों होंगे। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे कि राजनीतिक दल क्या है और क्यों, क्या करते हैं, उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी।
आप देखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को लोगों को ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करती है। सामूहिक हित का विवादास्पद विचार इसे लेकर बाकी सबकी राय अलग अलग है। अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होता है। राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से हैं, आप याद रखिए कौन कौन से 3 हिस्से हैं। नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। और हम इनके बारे में भी पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। और हम पहले देखेंगे राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं? अब देखिए, मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं, जैसे हम देखेंगे किस किस तरह से करते हैं। पहला आप देखिए, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। याद रखिए, चुनाव किसके? राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार। और देखिए, राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। जैसे अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। याद रखिए, दल के सदस्य और समर्थक। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। याद रखिए, उम्मीदवार को कौन कौन चुनता है? अमेरिका जैसे देशों में अलग तरीके से होता है, भारत जैसे देशों में अलग। और हम देखेंगे दूसरा, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इसके बारे में हम में से सभी की राय अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दिया जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं, मान लेती हैं, जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। अब देखेंगे तीसरा, आप देखिए, पार्टियां देश के कानून निर्माण निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पार्टियां, याद रखिए, कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश का फैसला करते हैं। याद रखिए आप। फिर चौथा आप देखिए, दल ही सरकार बनाते हैं
और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में कौन लेता है निर्णय? राजनेता, याद रखिए। और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं और उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। आप देखिए 5वां, देखिए क्या है? चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। विरोधी पक्ष आप देख सकते हैं, जो हारने वाले होते हैं जीतने वाले के विरोधी होते हैं, याद रखिए। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। अगर कोई सरकार गलती करता है तो उसको माने उसका आलोचना भी करते हैं, माने बताते हैं जनता को, और अपना उसको सुधारने की कुछ तकनीक भी देते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोला बंद करते हैं, याद रखिए। गोलबंद माने उनके खिलाफ उठाना कह सकते हैं आप। और छठा आप देखेंगे, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं, याद रखिए। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। और आप 7वां देखेंगे, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। दल एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। याद रखिए, डीएम से बनाना आपको थोड़ा दिक्कत पड़ती है, लेकिन आपको विधायक से जान पहचान बनाना ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके गांव में वो आकर वोट मांगते हैं, तो पहचान तो बना ही सकते हैं आप। वैसे इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए उन्हें अपने करीब मानते हैं। जो आपके ज्यादा साथ देगा तो आप उसे करीब मानेंगे। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। धूल चटा देना एक मुहावरा इसमें इस्तेमाल किया गया, वैसे हिंदी नहीं है, लेकिन आप याद रखिए। राजनीतिक दल की जरूरत, इसमें आप क्यों लिख सकते हैं, वैसे देखेंगे क्या है। दल के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। आप ऊपर देखे थे, जैसे पहला सवाल लिखा था, राजनीतिक काम को जरूरत क्यों। दरअसल हमने राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। राजनीतिक के दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, आप देखेंगे। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोग चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ
अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पर हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इस चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार पैनल उतारता है, माने उम्मीदवार उतारता है। जैसे प्रधान का आप कह सकते हैं, प्रधान के लिए चुनाव लड़ते हैं, तब राजनीतिक दल भी ठीक ही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील देश। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो तब हम विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधि के साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। जरूरत क्यों होती है, आप याद रखिए, गठन की जरूरत क्यों होती है, याद रखिए, ताकि एक जिम्मेवार सरकार की गठन हो सके और उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और राजनीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं, और इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। किस तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि उन जरूरतें पूरा करती हैं, इसलिए। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं बताया गया है। एक आप देखेंगे इसमें प्याज और गैस की मांग के लिए माने आंदोलन किया गया है, और यहाँ पर एक शराब पीने वाली महिला, पति उसका मर गया है, उसको एक चेक देते हुए आप देख सकते हैं, गोपीनाथन जी हैं ये। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा, ये उड़ीसा में एक कोरियन फैक्ट्री के लिए, आप यहाँ से चाहे तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोरियन फैक्ट्री के लिए जुलूस निकालते हैं और हम यहाँ से कितने राजनीतिक दल हैं देखेंगे, कितने राजनीतिक दल, और इसके बारे में आप देखिए। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, याद रखिए, कोई भी समूह बना सकता है। और इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में चुनाव आयोग ने नाम पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है, याद रखिए 750 से ज्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। क्यों नहीं होता, भी देखेंगे। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। अधिक से अधिक दल अगर रहेंगे तो अधिक से अधिक देश का फायदा होगा, ताकि एक दूसरे के विरोधी के कारण उनकी गलतियां बढ़ाएंगे और इससे जनता का ही फायदा होगा।
इसलिए दो ना रहे, एक ना रहे, उससे अधिक रहे तो फायदा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। देखेंगे किस किस देशों में, आप देख सकते हैं। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, कहा जाता है। और एक दलीय शासन व्यवस्था में आप देख सकते हैं क्या है, एक देश माने एक ही दल बनाया जाता है जहां। और कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। चीन में आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन करने की अनुमति, हालांकि कानूनी रूप से वहां लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती है। इसीलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता है और इसीलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। याद रखिए क्यों नहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है एक दलीय व्यवस्था। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है, वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं। सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने पर प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है। याद रखिए दो दलीय व्यवस्था का आप उदाहरण आपसे पूछ सकता है। एक दलीय का आप चाइना देख सकते हैं और दो दलीय का अमेरिका और ब्रिटेन आप देख लीजिएगा। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। आप याद रखिए बहुदलीय व्यवस्था का आप डिफिनेशन दो या अधिक दलों का मिलना या आप कह सकते हैं, या इतना आप याद रखिए। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस भारत बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण आप याद रखिए। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बनाते हैं, जैसे आप देखिए ऊपर लिखा होगा गठबंधन बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन मोर्चा कहा जाता है। याद रखिए अनेक पार्टियां मिला लेती हैं हाथ तब गठबंधन। और जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसी तीन प्रमुख गठबंधन थे, जैसे हम देखेंगे कौन से, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, आप याद रखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पहला, दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और तीसरा आप देखेंगे वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था में बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, माने स्थिरता ना स्थिर नहीं होती है, अस्थिरता की तरफ हो ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जैसे देखेंगे तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, आप याद रखिए बहुदलीय प्रणाली बेहतर माना जाएगा। जैसे कि आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के बहुदलीय प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। और अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा यही होगा
यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता है। याद रखिए, हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। देखेंगे क्या क्या परिस्थिति। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण है दो तीन पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है, माने सक्षम नहीं है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली संभव नहीं है। और हम याद रखिए, देखिए, आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना है उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्था दी गई है। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम 2 राज्यों के नाम बता सकते हैं? 2 दलीय व्यवस्था आप देखेंगे राज्य भारत में, और देखेंगे 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। 2 गठबंधनों वाली है। आप इसे आप खुद कर सकते हैं वैसे। एक दिया गया है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें समान नजर से नहीं देखती है। उपलब्ध प्रमाण यह बताते हैं कि भारत आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूने पर आधारित और कई दशकों से चले सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती हैं। जो लोग दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरे भरोसा बताने वालों से काफी ज्यादा था। और यही बात ज्यादा लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिन पर लोग का सबसे कम भरोसा करते हैं, माने लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीय का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिणी कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। बहुत लोग पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात इस अवधि में बढ़ता गया। पिछले 3 दशकों में हम देखेंगे थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों को दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी। आपने किसी पार्टी को जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1971 में 38 थे और 1996 में 31 हो गए। उसके बाद 99 में आप देखेंगे 38 हुआ, फिर 2004 में 53 हुआ और 2005 में 48 हुआ। भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ती है। खुद दल के सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या आप देख सकते हैं
1967 में आप देखेंगे तो करीब 4 के ऊपर था और फिर 3 के करीब आ गया 1971 में। 1996 में आप देखेंगे तो करीब 7 साढ़े 7 से ऊपर होगा और 6 तक पहुंचा होगा। और 1999 में आप देखेंगे तो करीब 8 के करीब है और 2004 में आप देखेंगे तो करीब 15 से ऊपर का करीब है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा दिया गया है। विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। जैसे खुद को किसी दल के सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या आप देखेंगे तो तंजानिया में आप देखेंगे 26% माने 26.2 है और बांग्लादेश में 23.5 है। और आप देख सकते हैं भारत में आप देखेंगे तो करीब 11.4 है और स्वीडन में देखेंगे 10.3 है। युगांडा में देखेंगे और दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे तो 9.2 है और युगांडा में 9.5 और चीन में देखेंगे तो 8.3 है। जिम्बाब्वे में देखेंगे 6.3, कनाडा में देखेंगे 6.1, मैक्सिको में आप ऐसे आप देख सकते हैं 4.5, अर्जेंटीना में 4.5 और जापान में 3.4। दक्षिण कोरिया में देखेंगे तो आप देखेंगे 2.6 और स्पेन में आप देखेंगे तो 1.3 सबसे कम स्पेन में इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया का बताया गया है 43% लोग जो हैं बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं वाले हैं और 37% हैं पूरा भरोसा या कुछ भरोसा रखते हैं जो लोग राजनीतिक दल पर। और 20 लोग जानते ही नहीं है, 20% लोग। और हम ज़्यादा टाइम ना करते हुए और आप इसे हल कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। और राजनीतिक दल अब आपका टॉपिक बचा हुआ है। और राजनीतिक दल को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आपका पार्ट 1 खत्म होता है और पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको देखने के लिए धन्यवाद। और इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए और जहाँ मुझसे गलती हुई उसे बताने की कोशिश करें ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूं। और इसी के साथ आपको दोबारा धन्यवाद।